खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत की हमारे जितने इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ास तौर पे सर फहरिस्त नाम जो है वो SIFC का, उनकी कोशिश है कि मुल्क में जो माशी तरक्की का अमल रुक गया था या सुस्त रवि का शिकार हो गया था उसको दोबारा से अपने पटरी पर चढ़ाया जाए। और इस सिलसिले में जो बैरून मुल्क से सरमायाकार हैं उनको ख़ास तौर पर इस वक्त राग़िब किया जा रहा है, मदऊ किया जा रहा है कि पाकिस्तान में आएँ और पाकिस्तान की मईशत में अपना हिस्सा डालें और ख़ुद भी इसमें जो है वो मुनाफा कमाएँ। पाकिस्तान एक ऐसी मंजिल है, एक ऐसी डेस्टिनेशन है कि जहाँ पे जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं उनका जो रिटर्न है, जो यानी कि जो वो इन्वेस्ट करते हैं, वो दुनिया भर में शायद ही कोई मुल्क होगा कि जहाँ पे इतना अच्छा रिटर्न मिलता हो। लेकिन चंद चीज़ें दुरुस्त करने वाली हैं कि जिनको हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ों को हमने ठीक कर भी लिया है। वो ये कि यहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले कि सरमायाकार आके अपने सरमाए को यहाँ पे महफूज तसव्वुर करें, यहाँ पे किसी किस्म का उन्हें सिक्योरिटी का मसला ना हो, यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा पाबंदियों का सामना ना करना पड़े, यहाँ पे उनको जगह जगह पे जाके अपने क्लियरेंस, लाइसेंसिंग या इस किस्म के इशूज़ फेस ना करने पड़े। तो बहुत सारी चीज़ों पे हमने काबू पा लिया और यही वजह है कि बैरून मुल्क से सरमायाकार पाकिस्तान में बाकायदा ऑफर्स लेके आ रहे हैं। सऊदी डेलीगेशन आया, उसने $2 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान किया, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के साथ मीटिंग हुई। अब अनकरीब दोबारा एक सऊदी डेलीगेशन आएगा जो तकरीबन $1.25 अरब की पाकिस्तान के पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी करेगा। और पाकिस्तान में जो एक ऑयल रिफाइनरी अनकरीब लगेगी सऊदी पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताउन से, वो भी अपनी एक मिसाल आप है। वज़ीर आज़म इस वक्त कतर में मौजूद हैं, उनका ये जो दौरा था उसका ये एक सेकंड फेज़ है और कतर के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात भी इक़्तिसादी मिसाली हैं। पाकिस्तान वहाँ से LNG इम्पोर्ट करता है, पाकिस्तान से बरामदात भी कतर को जाती हैं, लेकिन जो एक आइडियल बैलेंस होना चाहिए वो शायद मिसिंग है और उसी की वजह से जो कतर के सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान आने में दिलचस्पी रखते हैं कि यहाँ पे लाइफ स्टॉक है, ज़राअत है, मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम है, हाइड्रो पावर है, ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान उनको शोकेस कर भी चुका है और आइंदा भी यकीनन करेगा। और सिर्फ बात मिडल ईस्ट तक महदूद नहीं रहती, फार ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, रशिया है, यूरोप, अमेरिका, ये सारी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं कि जहाँ पर हम अपनी तजारत का हुजम जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सिर्फ काम ये करना है कि हमने कुछ चीज़ों को ठीक करना है, अपने सिस्टम्स को दुरुस्त करना है, यहाँ पे एक सियासी इस्तेहकाम लेके आना है। और बदकिस्मती से कुछ गुज़िश्ता चंद सालों में वो इस्तेहकाम हमें यहाँ पे नज़र नहीं आया। किसकी वजह से नहीं आया आप बेहतर जानते हैं, लेकिन अब आगे कैसे आएगा इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वासिफ नकवी साहब, माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपका। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कुछ देर में तारिक अजीज़ साहब और सारे जाफ़र साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। वासिफ नकवी साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। ये जो इतने हाई पावर्ड विजिट होते हैं कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट वहाँ पर जा रहा है, एग्रीमेंट्स कर रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग ले रहा है, उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहती अगर वहाँ से उनकी पार्लियामेंट ने, गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, किंग ने या जो भी उस मुल्क का जो फरमा रवा है उसने अगर ओके कर दिया, अब ये तो बात आ जाती है कि फिर आपने मोडालिटीज़ कैसे तय करनी है। उस चीज़ में अक्सर हम देखते हैं कि हम रह जाते हैं। हाईएस्ट लेवल पे आपका एग्रीमेंट हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, एश्योरेंसेस हो गई, जब काम करना की बारी आती है सेकंड टीयर पे, थर्ड टीयर पे, वहाँ पे हमें वो स्पीड नज़र नहीं आती। माजी में हमें कम से कम नहीं आई, इसकी क्या वजह है और आगे ये कैसे इंप्रूव हो सकती है? थैंक यू वेरी मच शहजाद। हम यूजली देखते हैं कि पॉलिटिकल डायनामिक्स जो हैं वो इन चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं, बट समहाउ अभी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है हमें। और जो PM का विज़िट है कतर का, जो कि एक सब्सिक्वेंट विज़िट है, पहले सऊदी अरब का विज़िट किया प्राइम मिनिस्टर ने और वहाँ से ऑलमोस्ट $600 मिलियन की जो है ट्रेड उसका एग्रीमेंट हुआ है, जो पहले 27 MOUs साइन किए हुए थे दोनों कंट्रीज़ ने आपस में, वो तकरीबन 34 MOUs तक पहुंच गए हैं। इसी तरह अब कतर का विज़िट किया है प्राइम मिनिस्टर ने और उनको खुद ये एक बहुत पॉजिटिव सिम्टम है कि उधर के प्रीमियर ने उन्हें खुद रिसीव किया है। उनको खुद अपनी गाड़ी पर वो ड्राइव करके लेके गए हैं, उन्होंने म्यूज़ियम का विज़िट करवाया है। और जाहिर है कि कतर इन्वेस्टमेंट बोर्ड और कतर बिजनेस एसोसिएशन के साथ जो इनके मीटिंग्स हैं वो इस चीज़ का इंदिया दे रही हैं कि बिजनेस जो है वो प्रमोट किया जाएगा और इसके अंदर पोटेंशियल है। जो कुछ एरियाज हैं जिसके अंदर IT सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, टूरिज्म सेक्टर है और दोनों ममालिक के दरमियान जो इनका डायस्पोरा एक्सचेंज की बात हुई है, उससे काफ़ी मैं तो होपफुल हूँ कि बिजनेस और ट्रेड जो है उसके अंदर पॉजिटिविटी का आंसर मौजूद है और वो हमें नियर फ्यूचर में नज़र भी आएगा।
अच्छा, लेकिन ये मालूम है हमारे बिजनेसमैन को, इससे पहले सवाल करूं, तारिक अजीज़ साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अजीज़ साहब आपका। थैंक यू सर। सवाल ये नकवी साहब कि ये पाकिस्तान के जो आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो डायरेक्टली डील करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं ऐसी ट्रांजैक्शंस को या बायलैटरल ट्रेड को, उनको भी बखूबी इल्म है कि कतर जैसे मुल्क में या सऊदी अरब जैसे मुल्क में किस चीज़ की डिमांड है या हो सकती है कि जो पाकिस्तान बासानी वहाँ पर बरामद कर सकता है। जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है, एक्सपोर्टर्स हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनको भी मालूम है, सारे राउट्स पता हैं, सिस्टम्स पता हैं, कैसे भिजवानी है, क्या करना है, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने मेंटेन करने हैं कि हम वहां पर बासानी अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। उसके बावजूद जब हम ये काम नहीं करते तो फिर हम कसूरवार किसको ठहराएं? ओवरऑल हम इसमें गवर्नमेंट का तो हम नहीं कह सकते कि कसूर है, लेकिन जाहिर है कि कुछ इंटरनल ऐसे मामलात बाकी ममालिक के साथ और रीजनल चल रहे होते हैं कि जिसमें हम बाउंड होते हैं एट टाइम्स के हम ट्रेड ना कर सकें। लेकिन इंटरनली भी अगर हम देखें तो मुल्क के अंदर प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस काफी इंक्रीज हो चुका है। बिजली की कीमतें और दीगर फ्यूल प्राइसेस अगर हम देख लें, नहीं, लेकिन एक और, नहीं सॉरी टू कट यू, ठीक है, ये आपका एक आर्गुमेंट वैलिड हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि चलें जो ये तवानाई के की जो कॉस्ट है, बिजली की जो निर्ख आपने जैसे आपने भी कहा और गैस के, ये तो अभी मसला शुरू हुआ ना चंद साल से। पहले भी जब हमारे निर्ख इतने नहीं थे, डॉलर रुपए की जो पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, गैप ज़्यादा नहीं था, 100 से नीचे जो है वो डॉलर ट्रेड हुआ करता था, फिर भी जो हमारा लाइव स्टॉक है वो तो वहीं का वहीं था। क्या वजह थी कि हम वो स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन कर सके, बावजूद जानने के कि अगर किसी मुल्क में जहाँ के पोटेंशियल है, जोग्राफिकली हमारे नज़दीक है, फ्रेट कम पड़ सकता है, ताल्लुकात हमारे हैं, हलाल मीट हम दे सकते हैं, फिर भी हम वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने में नाकाम रहे माजी में? मेरे ख्याल में एक्सपर्ट्स आपके साथ मौजूद हैं, वो बेहतर इस पे रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि ट्रेड के मामले में हम पाक अफगान ट्रेड को देख लें, पाक ईरान ट्रेड देख लें, तो हम करते रहे हैं समहाउ। अगर हलाल मीट को इसमें माइनस कर दिया जाए, चाइना के साथ हमारी ट्रेड बहुत अच्छी रही है, लेकिन हम जो हमारा पोटेंशियल था उसको मीट नहीं कर सके। उसमें जाहिर है कि एक इंस्टेबिलिटी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका बहुत बड़ा गहरा रोल है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का गहरा रोल है। डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब, ये फरमाइएगा कि जब भी ऐसे हाई पावर विजिट होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम तौर पर एक दूसरे के करीब आ जाए, माशी ताल्लुकात में ज़्यादा इजाफा हो, तो उसका मतलब है कि जो हम आपस की एक दूसरे ममालिक की जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से भी एक आप कह लीजिए कि अनदेखा एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, चाहे आपके डिफेंस रिलेशन हो या ना हो, लेकिन जब आपके माशी ताल्लुकात हैं तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। क्या ये फार्मूला दुनिया में तमाम ममालिक पे अप्लाई किया जा सकता है या देर आर एक्सेप्शंस? डॉक्टर साहब। आप बजा फरमा रहे हैं, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं ये फरमा रहा हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि अगर किसी एक जिहत में आप अपने ताल्लुकात को बढ़ाएंगे तो उसके असर दूसरी जिहतों पे जरूर पड़ता है, और ये बट नेचुरल है। इसको लिबरलिज्म इंटरडिपेंडेंस कहता है, और उनकी बेसिक असम्पशन ये है कि इंटरडिपेंडेंस कायम तब होता है जब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो है फ्रीली मूव करे एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन इसमें एक चीज जो मेरे सामने बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान सिंसियरली शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, और एक तो हमारा ये हदफ है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का इस वक्त मिडिल ईस्ट का दौरा है और दोनों ममालिक बड़े अहम है इकोनॉमिकली। दूसरा ये कि जो मिडिल ईस्टर्न सिचुएशन है वो हमारे सामने है, इनफैक्ट इट इज अ पार्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स। अगर जियो पॉलिटिक्स में इनस्टेबिलिटी है तो जियो इकोनॉमिक्स के अहदाफ आप हासिल नहीं कर सकते, और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर की जो डिस्कशन हुई है मोहम्मद बिन सलमान के साथ और कतरी शहजादे के साथ भी इनफैक्ट जब होगी तो मिडिल ईस्टर्न सिचुएशन पे जरूर बात होगी, बिकॉज सऊदी अरब हो या यूएई हो या कतर हो या ईरान हो या टर्की हो, ये सारे बड़े अहम ममालिक हैं। तीसरा जो पॉइंट मेरे सामने इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है लीनियर डेवलपमेंट का। अब लीनियर डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है जब कैपिटल इंजेक्ट होता है आपकी इकोनॉमी में, और जब इंजेक्ट होता है तो उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बूस्ट होती है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आपके पास ले आती है। तो इस हवाले से यू नीड इन्वेस्टमेंट, और उस हवाले से भी सऊदी अरब हो या कतर हो, वो बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हो या सर्विसेज के सेक्टर के अंदर हो या एनर्जी के सेक्टर के अंदर हो।
चौथा ये कि आपने देखा कि पाकिस्तान पिछले दिनों सफारतकारी का मरकज रहा। मलाइशियन प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए, उसके बाद रशियन एक डेलीगेशन आया था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे, फिर एससीओ की मीटिंग हुई। एससीओ की मीटिंग के बाद फिर रशियन डेलीगेशन इस वक्त भी हमारे यहाँ मौजूद है, जो उनकी स्पीकर साहिबा है, और फिर सऊदी अरब का डेलीगेशन इन्वेस्टमेंट के हवाले से रहा। तो पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना चाहता है, इनएक्टिव या गैप देकर उसके अंदर उसको डॉर्मेंट फेज में नहीं लाना चाहता। अब इसमें जो सीरियस चैलेंज है, आखिरी में पॉइंट, बल्कि यहाँ पे माहिर माशियात भी मौजूद हैं। चैलेंज ये है कि आप जियो इकोनॉमिक्स के हवाले से तो सिंसियर हैं, लेकिन क्या आपके अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है वो आपको सपोर्ट करता है जियो इकोनॉमिक पॉलिसीज के हवाले से? मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि जो मौजूदा स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, चाहे इकोनॉमिक हो, सोशल और पॉलिटिकल है, वो जियो पॉलिटिक्स के हवाले से मुरतब किया गया है, और वो मुरतब हुआ था। ये बड़ी अहम बात है डॉक्टर साहब जो आपने की कि जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस हिसाब से जो है इस वक्त बना हुआ है, या उसमें कौन कौन से नए फैक्टर्स शामिल हो गए हैं कि जो उसको मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। तारिक अजीज़ साड़ी मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में, साले जाफ़र साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों हज़रात का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक अजीज़ साहब, आपसे मैं पूछता हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं कि हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है कि उसमें एक पोलिटिकल टर्मोइल की भी कैफियत आ गई, कुछ ऐसे प्लेयर शामिल हो गए कि जिन्होंने हालात बड़े मामलात ख़राब किए। अब इस स्ट्रक्चर को तब्दील करने की ज़रूरत है कि अगर हम समझते हैं कि मईशत ही एक ऐसा मसला है कि जिसको हमने सबसे पहले फौरी तौर पे हल करना है। जी बिल्कुल, हमारा नंबर 1 जो एजेंडा होना चाहिए हुकूमत का है भी सही, वो इकोनॉमी ठीक करना है, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक मखसूस सियासी जमात के आपको याद होगा कि हम आइसोलेशन में चले गए, तनाई में चले गए, अमेरिका हमसे नाराज़ सी, चाइना हमसे नाराज़ सी, बैक स्लो डाउन होते होते आलमोस्ट वो बंद हो गया था। तो वो एक वो 4 साल का जो गैप था, उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन से निकाला, और काफ़ी ममालिक के साथ, तमाम दोस्त ममालिक के साथ इंटरेक्शन भी हुआ, आना जाना भी हुआ। तो अब जो है इस 8-10 माह की जो गवर्नमेंट है, 10 महीने अब ऑलमोस्ट हो गए, 9 महीने, तो इसमें आप देखें कि हम मुकम्मल तौर पर आइसोलेशन से निकले गए हैं। जो डिफ़ाल्ट का कहा जाए, पाकिस्तान डिफ़ाल्ट होने जा रहा है, यहाँ कोई पैसा नहीं आ रहा था, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, CPEC बंद हो गया था, वो सारी चीज़ें रिवर्स हो गई हैं। बाकी ये यकीनी तौर पे है पाकिस्तान में जो यहाँ बहुत ज़्यादा मौक़े हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ के ऐसी ज़मीन है, हमारा मौसम ऐसा है, ये सब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के यहाँ मौक़े हैं, लेकिन वो जो एक अदम इस्तेहकाम का सिलसिला भी चलता रहता है। अभी जब भी गवर्नमेंट अभी भी बनी तो आप एक जमात की तरफ से वो धमकियाँ और हड़ताल और बाइकआउट और इस्लामाबाद पहुँचना, ये चीज़ें जो हैं इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्हीं दुनिया के लिए, आलमी जो दूसरे ममालिक पाकिस्तान में आना चाहते हैं, इंटरेस्टेड रखते हैं, उनके लिए मुश्किलात लाजमी होती हैं। वो सोच में यकीनन तौर पर पड़ जाते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में जो है हुकूमत चलती है नहीं चलती। तो ये पहला जो है मुआशी इस्तेहकाम उस वक्त ही होगा जब सियासी इस्तेहकाम होगा। तो ये मौजूदा हुकूमत की जो कोशिश है, अब देख रहे मिलिट्री लीडरशिप है या सिविल गवर्नमेंट है, तो इनका एक अच्छा एक उन्होंने SFIC के एक प्लेटफॉर्म के तहत काफ़ी इन्होंने अचीवमेंट्स भी किए हैं, चीज़ें ठीक भी हुई हैं, इकॉनमी ठीक हो गई है। तो ये सब चीज़ें उस वक्त ही सीखो, जब ये देखें आप, जब जितना इस्तेहकाम आता जाएगा इकॉनमी ठीक होती जाएगी। अब तमाम इंडिकेटर जो इकॉनमी के ठीक होने के हैं वो ऑलमोस्ट आपके सामने हैं, सब चीज़ें ठीक हो गई हैं। अब सऊदी अरब का जो विज़िट अब जिसके अभी जिस मौजू पे है, सऊदी अरब के बाद कतर के आज विज़िट हुआ, ये दोनों ममालिक पाकिस्तान में एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट के लिए जो है उनकी इंटरेस्ट भी है, उनकी ख्वाहिश भी है, उन्होंने इसका मैनी टाइम विज़िट भी किया है। अभी सऊदी डेलीगेशन आया था, इतना बड़ा डेलीगेशन शायद ही कभी पहले से आया हो। तो वह मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हो गई, प्राइम मिनिस्टर साहब से आज अमीर कतर से मुलाकात हो गई। तो ये सब जो है इससे थोड़ा पीछे जो है तो रशियन डेलीगेशन भी आया और उसके बाद SC हुआ। ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरफ है कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम मुल्क है, अब इस्तेहकाम भी आ रहा है, इकॉनमी भी ठीक हो गई है, और यहाँ पे ऐसा है कि पाकिस्तान कोई भी दुनिया का मुल्क आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी जो है सरमायाकारी महफूज होगी, एक साजगार माहौल दोस्त फराहम किया जाएगा। तो सब चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होने जा रही हैं। साले जाफ़र साहब, आप तारिक अजीज़ साहब की बात से इत्तफाक करेंगे कि माहौल बिल्कुल ठीक हो गया है कि, और जब कुछ ऐसे अनासर थे जो यहाँ पर खलफशार पैदा कर रहे थे या कर चुके थे, अब उनकी कोई गुंजाइश नहीं है और आगे भी कोई पजीराई नहीं होगी? शहजाद रज़ा साहब, सबसे पहले तो मुझे वेलकम करना है कि आज टीवी के एक मेजर प्रोग्राम में वो सियासी अखाड़ पछाड़, वो झींगा मुश्ती, वो सियासत के नाम पर मुल्क में इफ्तरा परजादी, इंतशार और हंगामे की बात नहीं हो रही, बल्कि इकॉनमी की आप बात कर रहे हैं। ये बहुत ही खुशाइंद बात है। मैं समझता हूँ कि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, तमाम जितने भी टेलीविजन हैं और दूसरे जो
इवन सोशल मीडिया के ऊपर भी जो लोग हैं उनको चाहिए कि इसके लिए बाकायदा एक सेगमेंट मुकर्रर करें। अब लोग 24 घंटे एक ही जमात की बात, एक ही शख्स के बारे में सुनकर आजिज आ गए हैं, तंग आ गए हैं। और ये आप यकीन करें, ये मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, ये हकीकत है कि अब आप समाजी महफिलों में जाएं और जाकर जिक्र करें तहरीक इंसाफ का, पीटीआई का और उसके बानी का, उसके लीडर का, तो कहते हैं यार छोड़ो गौर को बात करो। यानी अब ये कैफियत पैदा हो रही है। मैं नहीं कहता अभी तक पूरी तरह हो चुकी है, लेकिन ये हो रही है। और हमारे मुल्क को, हमारे माशरे को, हमारे इस सिस्टम को इस बुराई के साथ ही आगे बढ़ना है। और ये बात को हमें मान लेना चाहिए कि ये एक ऐसा इरिटेंट है जिसको 100% उसी वक्त खत्म किया जा सकेगा जब पाकिस्तान की मईशत जो है उसमें इस्तेहकाम आ जाएगा, और जो अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। मैं अगर इसको कहूँ कि ये रूबे इस्तेहकाम है तो शायद ये बात ज्यादा करीने दुरुस्त होगी और हक़ाइक़ के करीब होगी। अब आप देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बदतरीन हालात सन 2017 के बाद शुरू हुए, जब आपने नवाज शरीफ की एक चलती फलती फूलती हुकूमत को फारिग किया और एक ऐसी हुकूमत को फारिग किया जो पाकिस्तान की मईशत को प्रवास की तरफ ले जा रही थी। तो उसके बाद से हालात में अबतरी आई है। उस अबतरी को पहली मरतबा, या आप जानदारी से मैं महसूस करता हूँ कि पहली मरतबा उस अबतरी को रोक लगाई। अच्छा, एक सवाल है कि जैसे हुकूमत को फारिग किया, ये बहुत बेहतर आप जानते हैं, बहुत से वाक़यात के आप ऐनी शाहिद हैं, कभी भी सवाल नहीं हुआ कि, या बास पुरस नहीं हुई कि उस हुकूमत को फारिग किया और इतना बड़ा और इतना हैवी जो नुकसान हमने उठाया इन चंद सालों में गुज़िश्ता, तो यकीनन उन लोगों से भी एक सवाल तो कम से कम कर लिया जाए कि आपको क्या सोच आई थी, क्या ज़रूरत थी कि आप पाकिस्तान जो तरक्की की राह पे चल रहा था उसको हटा के आप तनज़्ज़ुली की राह पे आपने डाल दिया। वो तो सवाल भी नहीं हुआ, मतलब समझा कि वो चले गए लोग, ख़त्म हो गया कि गलती थी, भूल गए, हम माफ़ कर दिया शायद। ये बहुत बड़ा डायलेमा है, बहुत बड़ा डायलेमा है। आज जो लोग उस हुकूमत के उस दौर के लोगों को याद करते हैं, तो उनको इसके साथ साथ ये बिल्कुल सवाल करना चाहिए कि उन लोगों ने पाकिस्तान के साथ किया क्या है। पाकिस्तान के ऊपर वो 4.25 साल का जोरसा है। पाकिस्तान की जो पिछले 30 साल 40 साल के दौरान जो पॉजिटिव काम हुए, जो इम्प्रूवमेंट हुई, जो को बेहतरी आई, जो दुनिया के साथ हमारे राब्ते हुए, उन सब का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और कोई शख्स उसकी बात नहीं करता। मैं उनके लोगों से खुद पूछता हूँ, मैंने कहा यार ये तो बताओ कि आप दोबारा इक़्तिदार की तमन्ना कर रहे हो, इससे पहले जब आपको इक़्तिदार मिला आपने 4.25 साल में मुल्क के साथ किया क्या है, मुल्क को दिया क्या है? दुरुस्त। तो ये उंगलियों पे गिनवा, उसका जवाब क्या आता है आपको? उनका जवाब ये होता है जी कि हम अभी अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, हम इनकलाब ला रहे हैं, हम तरक्की की बात बाद में करेंगे, हम पहले अपना इनकलाब मुकम्मल करें। तो हुजूर चलें, साले जाफर साहब आपके पास आता हूँ, जरा ये नकवी साहब हमारे साथ हैं, हमारे माशियात हैं, जरा इनसे एक तज्जिया या एनालिसिस ले लेते हैं कि आजकल जिस तरीके से नकवी साहब हम कोशिश कर, हमसे मुराद हुकूमत या दीगर इदारे कोशिश कर रहे हैं कि मईशत को दुरुस्त सिमत में डाल के और उसको बेहतर किया जाए। सवाल यह है कि 2017 से पहले का पाकिस्तान, जो भी वजह हो उस पर क्रिटिसाइज़ करें, उसको ठीक पॉलिसी करार दें, लेकिन हमें ये मालूम है कि डॉलर जो है वो 100 रुपये के करीब खड़ा हुआ था। हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन जो थी वो बहुत कम थी, बेहतर चीज़ें चल रही थी, चाहे वजह कोई भी हो। बेशक कहा जाता है कि जी एक आर्टिफिशियल पॉलिसी थी, लेकिन उसके बाद का जो अरसा हमने गुजारा है और आज जब हम खड़े हैं, सो कैसे आप कंपेयर करेंगे उस अरसे को और आज के अरसे को आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में? जो लास्ट वीक गुजरा है, अगर आप उसको थोड़ा डीप एनालिसिस करें तो आपको स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस और जो 90,000 पॉइंट्स को उसका अबूर करना है, वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा यार्ड स्टिक है जिस पे आप मेजर कर सकते हैं कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है प्लस जो रीसेंट परफॉर्मेंस है उसका आपस में कंपैरिजन कितना एक मुफीद साबित होगा प्रेजेंट टाइम के अंदर। लास्ट जो टेन्योर्स रहे हैं उसके अंदर आपने खुद जिक्र किया कि उसके अंदर आर्टिफिशियल थोड़ा सा एक एलिमेंट था जो गवर्नमेंट साइड पर आया। मैं किसी भी पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जा सकता, जाहिर है कि मेरा काम इसको इकोनॉमी को एनालाइज करने, तो इंपीरियल एविडेंस आपको यही दिखेगा कि जो पास्ट गवर्नमेंट्स थी उसके अंदर बिजनेस शायद उस तरह से फ्लरिश नहीं कर पा रहा था या उनकी प्रेफरेंस नहीं थी।
अभी ट्रेड के ऊपर फोकस ज़्यादा है, ट्रेड और इकानमी, और SIFC का क़याम इटसेल्फ जो है वो बड़ा बेहतर और मुफीद साबित हो रहा है। प्लस जो हमारे रीजनल नहीं, कंट्रीज हैं लेकिन उनके एक साथ देखें ना, आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं ना, कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है कि पाकिस्तान के जो अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ, हमने उस हुकूमत के दौर में इन तमाम ममालिक को हमने नाराज़ किया, हमने IMF के पास जाने में देर की, डॉलर जो है वो शूट कर गया। हम कहा करते थे कि जी हमारे पास पूरा एक मुआशी प्लान मौजूद है, हमारे पास प्लेयर्स हैं कि जो उसको ठीक तरीके से जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपने 3 अपने फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील कर दिए। फिर सवाल यही होता है ना कि आपने पाकिस्तान को एक तरक्की की राह से उठा के तनज़्ज़ुली की राह पे क्यों डाला, और उसको रिवर्स करने के लिए अब हमें कितनी मेहनत करनी है? सवाल ये है आपसे। IMF तो उस टाइम पे भी हमारी सपोर्ट कर रहा था, IMF अभी भी हमारी सपोर्ट कर रहा है। जहाँ तक बात है रीजनल कंट्रीज के साथ ताल्लुकात की, जाहिर है कि ट्रस्ट डेफिसिट एक डेवलप हो गया था और उसकी वजह से ट्रेड थोड़ी हमारी कम हो गई थी। बट इंटरनेशनली अगर आप देखें तो हमारी स्टैंडिंग एम्पावर हो रही है। नए जो गवर्नमेंट्स आ रही हैं उनको सपोर्ट है, अवाम की भी है और सर्टेनली के अफवाज की भी है, तो उसमें हमारी ट्रेड बेहतर हो रही है। उस टाइम का कंपैरिजन इस टाइम के साथ करना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है, बिकॉज उसकी काफी सारी पॉलिटिकल रीजंस हैं। वेरी राइट। वो प्रोग्राम कर चुके नहीं है। ठीक ठीक ठीक। तारिक अजीज साहब, अभी अमेरिका में इंतखाबात होने जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी जीत गई तो वो सो कॉल्ड कैदी नंबर 804 जो है वो जेल से कहीं बाहर बरामद हो जाएंगे। शायद फौरी तौर पे पहला फैसला, अगरचे उन्होंने हल्फ अमेरिकी सदर ने फरवरी में जाके लेना है, लेकिन सवाल ये कि ऐसा एक बयानिया बनाया जा रहा है। सो क्वेश्चन इज दिस के अभी भी कोशिश आप समझते हैं यही हो रही है कि बावजूद इसके आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें मईशत को सही मकाम पर लेके आने की, दोस्त ममालिक के साथ तिजारत बेहतर करने की, आपके अंदर ऐसे लोग या ऐसे अनासर मौजूद हैं और रहेंगे और वो काम करते रहेंगे कि सारी की सारी जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, वो बेकार और रायगां चली जाएं? इसका कोई ताल्लुक नहीं है जी। वहाँ अगर ट्रंप आ गया तो यह कैदी नंबर 804 को कोई रिलीफ मिल जाएगा। ट्रंप आके क्या कर सकते हैं मुझे बताएं। पाकिस्तान की कोर्ट्स हैं, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है, मुल्क है, हमारा अपना निज़ाम है, अदालती निज़ाम है, जैसा है जो है। अगर वहाँ भी किसी कैदी को सज़ा मिलती है तो क्या हम जाके वहाँ उनको कह सकते हैं कि इसको छोड़ दें, इसने जो भी नहीं किया? ये फैसला हुकूमत नहीं, हमारी अदालतों ने करने। हम ये एक ऐसा बयानिया है, एक होप देने के लिए है। एक्चुअल बात यह है जो कैदी नंबर 804 है उनका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है। अब वो पार्टी को, वोटर को इंटैक्ट रखना है, लीडरशिप को इंटैक्ट रखना है। अभी चूँकि उनके में दरार पड़ चुकी है, 9 लोग भाग गए हैं, बाकी भागने के लिए तैयार थे। मैं बोलता पंजाब असम्बली में भी 20 के करीब जो सूबाई असम्बली का अरकान है वो भी हुकूमत को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अब वो कि वोटर को होप तो देनी होती है। अपोजिशन का यही काम होता है कि ये अब आप देख लें कब से खान अगले महीने आए, नवंबर में आए, दिसंबर में आए। अब उन्होंने नवंबर की डेट दी हुई है। अब जैसा कि आपने कहा कि ओथ होने जाके जनवरी फरवरी के एंड में होना है, तो वो उससे पहले नवंबर में आ जाएंगे। तो उसकी कोई लॉजिक नहीं, कोई बात नहीं। एक पॉलिटिकल स्टंट है, एक स्लोगन है जी ये हो जाएगा, ट्रंप आएगा, एक फ़ोन आएगा, वो फ़ोन उठाएंगे और कह दी। या ऐसा मुमकिन नहीं होता, ना कभी ऐसा दुनिया में होता है। अपना उनका अपना निज़ाम है, हुकूमत है उनकी। वहाँ अब देखें वहाँ पे आर्टिकल लिखवाए जा रहे हैं, जो मर्जी हो जाए, वो एक अपनी लॉबी है, ऑपोजिशन का काम है, इमेज बिल्डिंग है, अपने वोटर्स को मैसेज देना है, दैट्स गुड, जो भी कहते हैं। लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि वो आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वहाँ भी उनको जो चूँकि पाकिस्तानी कम्यूनिटी वहाँ भी है, उनमें भी यकीन कुछ लोग जो हैं वो एक मखसूस सियासी जमात के बड़े कारकुन भी हैं, उनकी वहाँ पे नो डाउट उन वोटर्स भी हैं, सपोर्टर भी हैं। तो उनको भी एक होप देनी है वोट हासिल करने के लिए। वहाँ भी सियासत हो रही है और यहाँ भी सियासत हो रही है। हकीकत से इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। साले जाफर साहब, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप नहीं समझते कि ये जो इस वक्त अपोजिशन है, चाहे पार्लियामान में है या पार्लियामान से बाहर है, ये एक ऐसी अपोजिशन है कि जिसका हुकूमत को कोई नुकसान नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। अगर एक तगड़ी अपोजिशन के आप क्या समझते हैं क्या लवाजमात होने चाहिए कि अगर हुकूमत की मौशी पॉलिसियाँ हैं, हुकूमत कोई काम कर रही है, मिसाल के तौर पे PIA की प्राइवेटाइजेशन का आज मामला था, इन इशूज़ पे हुकूमत को ग्रिल करे, क्रिटिसाइज़ करे, नुक्ता चीनी करे, नकात निकाले, देखे उनकी पॉलिसीज़ में जो है वो क्या सुकम रह गए हैं, क्या खामियाँ रह गई हैं। तो ये जो पॉलिटिकल रेटरिक्स हैं ये तो हुकूमत को फ़ायदा देती हैं कि आपने कोई काम की बात तो करनी नहीं है और आपने तनकीद ऐसी बात पे करनी है जिसका न सारा न पैर है। शहजाद रजा साहब, हुकूमत चलाने के लिए हुक्मरानों का सलाहियत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की मुखालफत करने के लिए
उससे ज्यादा बासलाहियत होना चाहिए हिज़्ब इख्तिलाफ के लोगों को। आप बदकिस्मती की बात यह है कि सब लोग जो लोग खुद को हिज़्ब इख्तिलाफ में या अपोजिशन में शुमार करते हैं, उनकी सलाहियतें जो हैं वो हमने पौने 4 साल के अरसे में देख ली हैं। उनके पास मास व शोर मचाने के, हंगामा करने के, फसाद करने के, इसके अलावा किसी तरह की कोई सलाहियत नहीं है। अगर उनमें कोई सलाहियत होती तो वो आप बिल्कुल ठीक आपने इशारा किया कि वो पार्लियामेंट में खड़े होकर हुकूमत को टफ टाइम देते। उनकी तो वहां पर पार्लियामेंट में मौजूदगी, मैं तो आपको पता रोजाना पार्लियामेंट में होता हूँ, उनकी वहां पर पार्लियामेंट में मौजूदगी जो है हुकूमत उसको सिर्फ एंजॉय करती है, उनको सिर्फ एक मिसाल बिल्कुल आप दोस्त सुना रहे हैं। एक मिसाल हमारे सामने है कि जमात इस्लामी के अमीर हैं हाफिज नईम साहब, उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने धरने दिए, या वो बार बार वो तनकीद करते हैं कि जी बिजली के नरखों में जो है वो कमी की जाए। एक उन्होंने एजेंडा पकड़ लिया, उसको लेके वो चल रहे हैं, चलें, राइट और रॉन्ग उस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन क्या ये जो हमारे दोस्त हैं तहरीक इंसाफ वाले, मतलब ये अडियाला जेल से हट के तो गुफ्तगू इनके पास होती नहीं है, तो क्या ऐसी अपोजिशन का कोई जवाब समझ आता है कि एक फ़र्ज़ करें अगर वज़ीर आज़म साहब इस वक्त सऊदी अरब या कतर के दौरे पर मौजूद हैं, अगर आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, आप समझते हैं कि इससे ज़्यादा बेहतर बात हो सकती है, सो इस दौरे के हवाले से कोई गुफ्तगू आनी चाहिए थी उनकी जानिब से, लेकिन वो तो अडियाला जेल के ही गिर्द तवाफ़ करते हुए नज़र आते हैं। सिर्फ आपने जमात इस्लामी का हवाला दिया। जमात इस्लामी की सब पाकिस्तान की किसी असम्बली में एक भी रुकनीत नहीं है, एक भी रुकन उनकी असम्बली उनसे ताल्लुक नहीं रखता है, उनकी जमात से। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने स्ट्रगल की। हुकूमत पहले ही से मसरूफ थी IPPs के साथ ओहदा बरा होने के लिए, उनसे डील करने के लिए, लेकिन जमात इस्लामी के प्रेशर ने उस प्रोसेस को ट्रेस किया और उसका नतीजा निकला कि आप ये देखिए कि बिजली की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। उनमें से काफ़ी IPP जो हैं 5 या 6 वो बाद आ गई हैं अपनी उस मुनाफाखोरी से, जिसकी वजह से बिजली की कीमतें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं लेती थी। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि जमात इस्लामी पार्लियामेंट से बाहर होने के बावजूद एक सोची समझी और दानिशमंदाना उन्होंने एक सियासत की और वो नतीजा हासिल कर लिया और आज लोगों में उनका एहतराम से नाम लिया जाता है। लेकिन मेरी अर्ज यह है कि ये जो जमात है, खास तौर पर जो PTI है, इनमें तो दानिश नाम की चीज ही कोई नहीं है। आपने सही कहा कि ये अडियाला से बाहर निकलने की भी तैयार नहीं है। इनकी दुनिया, इनका माफिया सिर्फ अडियाला है, अडियाला का मकीन है। और अडियाला का मकीन जो है उसकी पूरी दुनिया, उसकी पूरी कायनात ये है कि मुझे 5000 लोगों को फांसी लगाने का इख्तियार होना चाहिए, फिर आप देखिए यहाँ दूध और शहद की नहरें बह जाएगी। सर यह कि जिन लोगों की सोच और जिन लोगों की अप्रोच इतनी मंफी हो, उन लोगों से आप क्या तवक्को करते हैं कि वो हुकूमत में रहकर अच्छा किरदार अदा करेंगे या इख्तिलाफ के तौर पर भी कोई किरदार अदा कर सकेंगे। ये हुकूमत की नहीं, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि ऐसी लंत पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। जी वासिफ नकवी साहब, पाकिस्तान ने जो सबसे बेहतर चीज़ एक्सपोर्ट की है माजी में और आज तक उसका हम जो है ना वो बेनिफिट जो है वो हासिल कर रहे हैं, वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। और इस वक्त 27 लाख के करीब जो है सऊदी अरब में हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मौजूद हैं और जो रेमिटेंसेस आती हैं हमें, वो एक इकनॉमिक लाइफ लाइन है हमारी। इस एरिया में कितनी आप समझते हैं गुंजाइश है, और जब हम एक हाईएस्ट लेवल पे ताल्लुकात की बात करते हैं तो ये कितना आसान हो जाता है कि आप यहाँ से स्किल्ड लेबर को ख़ास तौर पे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में भेजें, ज़्यादा तादाद में भेजें और इससे ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिट्स हासिल करें। ये कितना चैलेंजिंग है या कितना आसान है इस वक्त एज ऑफ टुडे? जी शहजाद, जो अभी रिसेंट प्राइम मिनिस्टर का विजिट है कतर का, उसमें जहां बाकी मामलात पर इनका आपस में डायलॉग एक्सचेंज हुए, उसमें एक पॉइंट जो है वो इस चीज़ का भी है कि पाकिस्तान से हम स्किल्ड लेबर जो है वो कतर में, सऊदीया में जो रिसेंट विजिट रहा है कल वाला, उसमें भी यही डिस्कस हुआ और कतर में भी हुआ। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो जहां बाकी चीज़ों के ऊपर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में गुंजाइश जो है उसको फिल किया जाएगा, वहाँ पे पाकिस्तानी स्किल्ड लेबर को भी वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा और वहाँ से जो हम रेमिटेंस के तौर पे जो है वो हम इनकम ले सकते हैं। प्लस जो स्किल्ड लेबर है उसके अंदर एक कंपोनेंट आप समझें कि हमारी ये नर्सिंग का है, जो कि कतर जो है उसमें हमें फैसिलिटेट करेगा कि उनको वहाँ पे ट्रेनिंग्स दिलवा के फर्दर आगे दीगर ममालिक में भी भेजा जा सके।
इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, जो हमें इकॉनमी को स्टेबलाइज करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तारिक अजीज साहब, अब ये जो दाखिली मामलात हैं ये कैसे आगे बढ़ेंगे? एक और तरमीम भी आने वाली है, इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो दूसरी जमात है वो तरह तरह के दावे कर रही है कि शायद कोई डील हो गई है, बुशरा बीबी जेल से बाहर आ गई हैं। लेकिन फोकस जो मईशत है कि क्या बाकी मामलात चलते रहें, मुआशी जो अशारिये हैं या उनके लिए कम अज़ कम ये जमातें एक यक ज़बान नहीं हो सकती? यकीनी तौर पर ऐसा ही होना चाहिए। पीटीआई को इस बात को समझना चाहिए कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पहले सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान का एजेंडा वही बात जो साले ज़फ़र साहब बड़े सीनियर है, मैं तो उनके स्टूडेंट्स के भी स्टूडेंट्स हूँ, तो उनको अपनी तजावीज़ लेके आएँ कि इकॉनमी को ठीक या ये करें, पार्लियामेंट में खड़े हो जाए, ये चीज़ लेके आएँ। तरमीम इस तरह नहीं, इस तरह होनी चाहिए। अलमिया ये कि ये है, मैं आपको बता दूँ, ये आप पहले ही शायद मैं कह चुका हूँ, बिस्टर गो जो एक्टिंग चेयरमैन है, वो जो 26वीं तरमीम हुई उसके ऊपर उन्होंने मसौदा मुझे खुद दिखाया। 8 पेजेस का मसौदा था, उन्होंने कहा मैंने तैयार किया हुआ है। फिर उन्होंने बात थोड़ी उन्होंने कहा मैं इजाज़त दूंगा तो फिर पेश करूँगा। अब मसला ये है, खान साहब जो हैं, जो अडियाला जेल वाली शख्सियत हैं, वो कहते हैं मैं जब तक बाहर नहीं होता हूँ हुकूमत से कोई बात ना की जाए। मिस्टर गौर साहब बड़े पॉजिटिव थे, उन्होंने कहा मेरे पास अच्छी तजावीज़ हैं, मेरे पास एजेंडा मौजूद है, मैं गवर्नमेंट के साथ बात, वो मीटिंग से बैठे भी सही। और पहले जो शाह साहब की, खुर्शीद शाह साहब की जो हेड साहबाई में जो कमेटी ने मसौदा पास किया, उस पर उनका इतफाक़ भी था। आगे जाके चीज़ें फिर बिगड़ गई, तो अब वो 26वीं तरमीम हो गई है, वो तो जो हो गया। अब उसकी बजाय 27वीं की तरमीम की अभी कोई बात इतनी पुख्ता नहीं है, चूँकि उस पर लॉ मिनिस्टर ने भी यूज़ किया है, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी कहा है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, बीइंग अ मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट मेरे में ऐसा कोई बात नहीं है, कोई ऐसा मसौदा नहीं है। ताहम एक बात जो हुकूमत ने तस्लीम भी किया और हकीकत भी है, उन्होंने कहा ये कमेटी कैम होगी, इस मुस्तकिल ये कमेटी होगी, इस किस्म के इश्यूज़ हैं, कल को कोई और तरमीम करनी पड़ सकती है। ये कहा हो सकता है कोई और कानूनी आइनी मामला हो तो ये कमेटी जो है इसका जो है ये काम करती रहेगी, ये काम ये मुस्तकिल होगी। तो इसका लाजमी बात है कि कल को कोई और तरमीम करनी पड़ सकती है, आइन को चेंज करना पड़ सकता है, कोई और ज़रूरत पेश आ सकती है। 10 ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये वही बात है कि वो जो पीटीआई है वो एक नया इशू जिस तरह तरमीम को हम जो है लेके नहीं आने देंगे, हम ये कर देंगे वो कर दें। अब देखें ना 26वीं तरमीम और इसे और अली बिन गंडापुर साहब ने रिकॉर्ड के ऊपर बयान उनका मौजूद है कि अगर याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया गया तो मैं सड़कों पे आऊँगा, मैं बॉयकॉट कर दूंगा, हम पूरा मुल्क जैम कर दें। वो सबसे फ्रंट लाइन पे बैठे हुए थे ओथ सेरेमनी में। तो अच्छा है, उन्होंने अच्छा बिहेव किया, इस तरह अच्छा होना चाहिए। JUI ने बहुत अच्छा बिहेव किया, उन्होंने अपनी बातें भी मनवाई। देखिए सबक सीखना चाहिए, JUI का बड़ा शदीद इख्तलाफ होने के बावजूद इतना डिले हुआ तो उन्होंने अपनी चीज़ें मनवा ली, इसलिए बनवा ली। वो कमेटी में बैठे हुकूमत से बात की तो उन्होंने कहा नहीं ये माने और हुकूमत को मानने पड़ेंगे। जमात इस्लामी ने एक पोलिटिकल बिहेव किया, तो ये पोलिटिकल जमात है नहीं, सियासी जमात है नहीं, वो एक फैंस क्लब है जो अडियाला जेल से हिदायत आती है उसके ऊपर कौम जो है बेशुतर भाग पड़ते हैं। इन ना कोई तजवीज़ है, ना कोई इनके पास कोई ऐसी सही इकॉनमी के ऊपर, आइन के ऊपर, कानून के ऊपर कोई आवाम की, आम आदमी की रिलीफ के लिए बात करें कि या आम आदमी को वो नहीं करते। बिल्कुल सालिद जाफर साहब, आपको याद होगा अब, और इसी कॉन्टेक्स्ट में कि अभी अगले माह जो है अमेरिका में इंतखाबात, अगले चंद रोज़ में बल्कि सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए एज प्रेसिडेंट, उस वक्त हिलरी क्लिंटन उनके मुकाबले में थी और ये कहा गया और ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उस इलेक्शन में धांधली हुई है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के हक़ में मतलब कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है कि वो सदर बन गए हैं। लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी तारीखी स्टेटमेंट दी हिलरी क्लिंटन ने और वो ये कहा कि हमें मालूम है कि प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन सिस्टम को चलाने के लिए, मामलात को आगे बढ़ाने के लिए हम इन नताइज को कबूल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में ये सोच कैसे आ सकती है कि अगरचे मतलब सबूत मौजूद हैं, रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर सारा काम हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो क्या ये मुमकिन नहीं है उन तहफ़्फ़ुज़ात को अपने दिल में रखते हुए आप कम से कम आगे बढ़ें, अपनी बारी का इंतज़ार करें और मुल्क को आगे चलने दें? अर्जिया जी के इंडिया को कहा जाता है कि जी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, वहाँ के इंतखाबात में भी एतराज़ होते हैं, जो पार्टी हारती है वो इल्ज़ाम आयद करती है। आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका का गुलगुला बर्फा है। अमेरिका में बुश के मुकाबले में अल गोर थे और इंतजामिया ने इस बात को तस्लीम किया कि बुश अल गोर के मुकाबले में हार चुके थे, लेकिन अल गोर ने कहा कि मैं इसके ऊपर डिस्प्यूट नहीं करूंगा, अब इलेक्शन हो चुका है, बुश डिक्लेयर हो गया है, उसने हल्फ उठा लिया है,
ज्यादा मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन को चलने दूंगा। इसी तरह ट्रंप ने भी यही किया, और ट्रंप आज भी ये कह रहा है कि अगर मैं इलेक्शन हार गया तो मैं इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं करूंगा। मुझे तो लगता है कि ट्रंप ने भी कैदी नंबर 804 का झूठा खाया हुआ है कि कामयाबी है तो सब कुछ ठीक है, कामयाबी नहीं है तो सब कुछ खराब है। तो जहां तक आपने ये बात की है कि ट्रंप अगर इलेक्शन जीत जाता है और पाकिस्तान के इंतखाबात पर वो असरअंदाज होगा, तो आप गौर कीजिए, ये जो पीटीआई है ये पिछले 6-7-8 महीनों से मुसलसल एक ही बात कही जा रही है। हर महीने ये एक नई होप पैदा करते हैं, जाली होप पैदा करते हैं। इन्होंने चीफ जस्टिस की तकर्री होनी थी, इन्होंने कहा कि अक्टूबर में चीफ जस्टिस तब्दील होंगे और बिल्कुल काया पलट हो जाएगी। अब वो बात खत्म हो गई, उसमें नाकामी हुई। अब ट्रंप के ऊपर इन्होंने किया। ट्रंप के बारे में मैं अमेरिका के बारे में आप बताऊं कि पाकिस्तान निकारागुआ नहीं है, अमेरिका के बराबर में क्यूबा है। क्यूबा में 60 के अरसे में एक ऐसी हुकूमत थी जिसका वजूद अमेरिका को इंतहाई पूरी तरह कर सकता था। जी बिल्कुल। लेकिन फेडरल कास्ट्रो मरा है तो उससे उनकी जान छूटी है, उसकी हुकूमत को तब्दील नहीं कर सके। पाकिस्तान क्यूबा भी नहीं है, पाकिस्तान है, एक मुल्क है जिसके लोगों की डिटर्मिनेशन है। नहीं, लेकिन एक सवाल है मतलब ये कितनी एक हमारे लिए बहैसियत पाकिस्तानी कितनी अफसोस की बात है कि हम कहते हैं कि जी अमेरिका जो है वो हमारी मदद को आएगा, उनका ये सदर बन गया तो हमारे मसाइल हल कर देगा। कि या तो असूली तौर पे बात हो, अगर आप समझते हैं कि आपके ऊपर वाकई जुल्म जबर हो रहा है तो आप अपने अंदर इतनी ताकत और इस्तेदाद पैदा करें कि आप लड़ें उन अनासर से, अगर आप उनको गलत समझते हैं। सो वाई आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम ओवरसीज, अमेरिका या दीगर ममालिक? और शहजाद साहब नहीं, ये बिल्कुल नहीं। मैं आपको अर्ज करूं, हार्ड एंड हार्ड उनको पता है कि ट्रंप आएगा तो भी उनको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, कैमला हैरिस अगर जीत गई तब भी उनको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। ये पार्टी हर महीने एक नई फाल्स होप पैदा करती है, लोगों को एक झूठी उम्मीद दिलाती है ताकि लोग इनके साथ जुड़े रहें, इनके साथ बने रहें। ये फाल्स, अब ट्रंप आ गया, ट्रंप के बाद जब इसने इलेक्शन जीत लिया तो ये कहेंगे जनवरी के वक्त में उसने हलफ उठाना है, बस हलफ उठाते ही वो ये हमारा काम कर देगा, यानी कैदी नंबर 804 को प्राइम मिनिस्टर हाउस में ले आएगा। जब वो मसला गुजर जाएगा तो फिर कहेंगे कि ट्रंप को जरा सेटल होने दें, 1 महीना 1.5 उसको और दें, वो बिल्कुल यही कुछ करेगा। और जब ये वहां भी कुछ नहीं होगा तो फिर उसके बाद तो नई होप पैदा करेंगे, फिर कहेंगे अभी मौसम तब्दील हो रहा है या जब दूही थोड़ी सी गर्मी पड़े तो शायद ये हमारे 804 की बारी आ जाए। इस तरह के ये पार्टी है। मैं आपको बिल्कुल सरे सतर के साथ कह रहा हूँ कि इनको पता है कुछ नहीं होगा। वेरी राइट वासिफ साहब, जी मैं पॉइंट वेल। लेकिन वासिफ साहब, एक सवाल ये कि अब हम मशरिक वस्ता, सेंट्रल एशिया, इन ममालिक के ऊपर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं, और कौन कौन से आप समझते हैं एरियाज़ हैं कि जहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है मुआशी और तिजारती एतबार से? आई थिंक हमारे पास ईरान के साथ ट्रेड पोटेंशियल है जिसको हम बढ़ा सकते हैं। जो अभी हमारा रशिया का विजिट रहा है, ईरान जिस किस्म की पाबंदियों का शिकार है आलमी सतह पे, तो उसको हम कैसे बाईपास करेंगे? ईरान के साथ हमने ऑलरेडी एग्रीमेंट तो किया हुआ, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट हमारा अभी तक पेंडिंग है। उनके ऊपर ठीक है कि एक रीजनल वो उस पर मतलब उनके पास एक स्पेस थी बट उसको नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ देयर ओन जो उनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं। लेकिन अगर आप अभी जो आज का कतर का विजिट रहा है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें भी एक जो पॉइंट डिस्कस हुआ वो रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर ही था कि अगर हम जो कतर की सपोर्ट है वो गाजा के लिए है और उसको एक्नॉलेज किया है प्राइम मिनिस्टर ने भी हमारे, तो हम अगेन अगर वो उस चीज़ पे भी देखें तो रीजनल सपोर्ट हमें हासिल है और ईरान को हम ट्रेड के अंदर शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तारिक अजीज साहब, फाइनल क्वेश्चन, जब ये हुकूमत आई और उसमें क्योंकि दीगर बड़ी जमात शामिल नहीं हुई और यही कहा जा रहा था और यही एक बयानिया बनाया जा रहा था कि जी ये कुछ अरसा मामला चलेगा फिर ख़त्म हो जाएगा, इस वक्त जो हालात जिस नहज पे जा रहे हैं, चाहे सियासी हों मुआशी हों, आपको क्या महसूस होता है कि हुकूमत ने अपने कदम जमा लिए हैं, आगे जो है वो मज़ीद इस्तेहकाम होगा और फिर क्या वाकई कारकर्दगी की बुनियाद पर अगला इलेक्शन जो है वो
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लड़ने जाएगी? यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून का बयान यही है। कई दफ़ा उनसे बात होती है कि आप किस तरह से एक मखसूस सियासी जमात की पॉपुलरिटी भी है, आप लोगों ने जिस तरह से ये हुकूमत ली है, मुश्किल हालात में चैलेंजेस भी थे, इकानमी बिल्कुल ख़त्म थी, डिफ़ॉल्ट होने के करीब थे, तो एक ही जवाब होता है और यकीनन उनका होता है कि मैं अब टाइम अगर हमें मिलेगा इंशाल्लाह 5 साल तो हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर अगला इलेक्शन लड़ेंगे। और यकीनन इस बात को इसलिए भी यकीन किया जा सकता है कि 8-10 महीने में आप देख सकते हैं इकॉनमी के तमाम इंडिकेटर देख लें, कोई चीज़ भी देख लें वो सही सिमत में गई है। अगर कुछ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हो तो 8-10 महीने कोई हुकूमतों के या मुल्क को ठीक करने के लिए कुछ नहीं होता। मैं तो ये भी समझता हूँ 5 साल के लिए भी नहीं होता। आप रीजन में देखें, दुनिया में देखें, चाइना है, टर्की है, मलेशिया, जिसने भी टेक ऑफ किया इकानमी पे वहाँ 2-2, 3-3 टाइम लोगों ने लिए हैं। तो हम 8-10 महीनों में अगर तवक्को कहते हैं कि या पाकिस्तान में ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो ये एक बड़ा वो अच्छी आप कहते हैं ये बेहतर होगा कि एक ही सियासी जमात की हुकूमत कम से कम 2 दफ़ा आए, एक कंसेक्यूटिव? बिल्कुल। मैं तो मिसाल दे पॉलिसियों का तसलसल कोई अमेरिका जमात की मिसाल दी कोई आपने, मुल्क भारत की ऐसे से मिसाल दी। 5 साल में 3 साल में नहीं निकल सकता। ठीक। तो ये मैं कह रहा हूँ चाइना को देख लें आप, मलेशिया को देख लें सही, आप, ठीक। तो वहाँ तो ये यहाँ भी अब ये तो 1 महीना मतलब 1 साल नहीं होता तो ये कहते हैं हुकूमत तब्दील करें, इस्तीफे दें, इलेक्शन करें, ये करें, इस तरह से नहीं होता। बिल्कुल आपने लेकिन दुरुस्त तमाम कहा। इंडिकेटर ठीक है, बहुत शुक्रिया, मुल्क बहुत चढ़ गए, शुक्रिया। अपने ट्रैक पे चढ़ गए। तारिक अजीज साहब, साले जाफर साहब, आसिफ नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन देखने का आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।